जंग लगना, जैसे आपका साइकिल बारिश में भूल जाओ तो क्या होता है? जंग लग जाता है। सिंपल वर्ड्स में जंग लगना मतलब किसी चीज का, ज्यादातर धातु का, धीरे धीरे खराब होना, क्योंकि वो अपने आसपास की चीजों से रिएक्शन करता है। लोहा या स्टील लो, हवा पानी लगता है तो जंग लग जाता है। ये जंग असल में आयरन ऑक्साइड है, एक नया पदार्थ जो आयरन, ऑक्सीजन और पानी के रिएक्शन से बनता है। जंग लगना नेचुरल प्रोसेस है, पर हम इसे स्लो डाउन या प्रिवेंट कर सकते हैं। खारे समुद्र का पानी जहाज जैसे मेटल स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत खतरनाक होता है। सोचो, एक बड़ा सा मेटल का जहाज नमक वाले पानी के विशाल समुद्र में चल रहा है। लगातार पानी, नमक और हवा का कांटेक्ट जंग लगने के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनाता है। इसलिए जहाजों को जंग से बचाना बहुत जरूरी है। जंग लगना कोरोजन का सबसे कॉमन टाइप है, खासकर आयरन या स्टील के जहाजों में। इससे मेटल कमजोर हो जाता है और जहाज टाइम के साथ अनसेफ हो जाता है। सोचो, जंग जहाज के हल को खा रहा है, उसकी स्ट्रक्चर कमजोर कर रहा है। इससे लीक्स, क्रैक्स और आखिर में बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जंग सिर्फ सेफ्टी के लिए ही खतरा नहीं है, शिपिंग इंडस्ट्री का बहुत पैसा भी बर्बाद करता है। सोचो, जंग से खराब हुए एक विशाल जहाज को रिपेयर करने का कितना खर्चा होगा। जंग की वजह से महंगे रिपेयर्स, ड्राई डॉकिंग और समय से पहले जहाज बदलने की जरूरत पड़ती है। सेक्शन 5, समुद्र से जहाजों की ढाल रंगाई एक बचाव। जहाजों को जंग से बचाने का एक तरीका है मेटल और समुद्र के पानी के बीच एक बैरियर लगाना। पेंट एक शील्ड जैसा काम करता है, मेटल और कोरोसिव एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकता है। जैसे घर को बारिश से बचाने के लिए पेंट करते हैं, वैसे ही स्पेशल मरीन पेंट्स जहाजों को समुद्र के पानी के कोरोसिव इफेक्ट से बचाते हैं। सेक्शन 6, गैल्वेनाइजेशन। जंग के खिलाफ जिंक की ढाल। गैल्वेनाइजेशन एक और इफेक्टिव तरीका है। इसमें स्टील पर जिंक की कोटिंग की जाती है, मानो स्टील को जिंक का एक प्रोटेक्टिव कवच पहना दिया जाए। जिंक स्टील से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये पहले कोरोड होता है, खुद को कुर्बान करके नीचे के स्टील को बचाता है। सेक्शन 7, कैथोडिक प्रोटेक्शन। जंग पर पलटवार। कैथोडिक प्रोटेक्शन एक टेक्निकल तरीका है जो जंग से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। जैसे जहाज को एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल चार्ज दे दिया जाए जो समुद्र के पानी में मौजूद कोरोसिव एलिमेंट्स को रिपेल करता है और जंग को बनने से रोकता है। सेक्शन 8, मिलीजुली अप्रोच। जंग के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव। अक्सर सबसे अच्छा प्रोटेक्शन अलग अलग मेथड्स कंबाइन करके मिलता है। जहाजों में प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग, स्पेशल पेंट की लेयर और कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम्स भी हो सकते हैं। ये मल्टी लेयर्ड अप्रोच इंश्योर करता है कि जहाज ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जंग से बचा रहे। सेक्शन 9, हमारे समुद्री भविष्य की रक्षा। जंग की रोकथाम का महत्व। जंग की रोकथाम सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है, ये सेफ्टी के लिए भी है। एक वेल मेंटेन्ड जहाज एक सेफ जहाज होता है। जंग को समझकर और उससे लड़कर हम अपने जहाजों की लाइफ बढ़ाते हैं और उन पर सफर करने वालों की सेफ्टी इंश्योर करते हैं। समुद्र विशाल और रहस्यमय मानव सभ्यता के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। व्यापार, परिवहन और खोज के साधन के रूप में समुद्री जहाजों ने सदैव मानवता की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। परंतु समुद्र की विशालता अपने आगोश में एक शक्तिशाली शत्रु भी छुपाती है, संक्षारण। ये शत्रु धीरे धीरे परंतु लगातार जहाजों के धातु के ढांचे को कमजोर करता रहता है, जिससे उनकी सुरक्षा और आयु पर खतरा मंडराता रहता है। संक्षारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। समुद्री जहाजों के लिए ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि वे लगातार खारे पानी, नमी और हवा के संपर्क में रहते हैं। इस संक्षारण के कारण जहाजों के ढांचे में दरारें पड़ सकती हैं, जंग लग सकता है और उनकी मजबूती कमजोर हो सकती है, जिससे गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। संक्षारण से होने वाले नुकसान को कम आंकना खतरनाक हो सकता है। जहाजों की मरम्मत और रखरखाव में संक्षारण एक प्रमुख खर्च है और इससे होने वाली दुर्घटनाओं के कारण जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए जहाजों के निर्माण और रखरखाव में संक्षारण से बचाव के उपायों को प्राथमिकता देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समझना आवश्यक है कि संक्षारण एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है।
इस लेख में हम समुद्री जहाजों में होने वाले संक्षारण के कारणों, प्रकारों और इससे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समुद्र की विशालता और सुंदरता के पीछे एक क्रूर सच्चाई छिपी है। यह एक अत्यंत संक्षारक वातावरण है जो जहाजों के लिए लगातार खतरा बना रहता है। समुद्री जल में मौजूद लवण, खनिज और अन्य रसायन धातुओं के लिए अत्यंत संक्षारक होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है सोडियम क्लोराइड, जो समुद्री जल को उसका खारा स्वाद देता है। जब लोहे या इस्पात से बने जहाज के हिस्से समुद्री जल के संपर्क में आते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती है। इस प्रतिक्रिया में लोहे के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और जलीय घोल में चले जाते हैं, जिससे धातु धीरे धीरे घुलने लगती है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। समुद्री जल में घुली हुई ऑक्सीजन भी संक्षारण प्रक्रिया को तेज करती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऑक्सीकरण प्रक्रिया को और तेज कर देती है और जंग, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है। समुद्री जल का तापमान भी संक्षारण की दर को प्रभावित करता है। गर्म पानी में रासायनिक प्रतिक्रियाएं तेजी से होती हैं, जिससे संक्षारण की दर बढ़ जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पानी का तापमान अधिक रहता है, जहाजों में संक्षारण एक गंभीर समस्या होती है। समुद्र की लहरें और धाराएं भी संक्षारण को बढ़ावा देती हैं। पानी की निरंतर गति धातु की सतह से सुरक्षात्मक परतों को हटा देती है, जिससे संक्षारण प्रक्रिया तेज हो जाती है। संक्षारण एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब एक धातु की सतह पर दो अलग अलग क्षेत्रों के बीच एक विद्युत विभव का अंतर होता है। इन क्षेत्रों को एनोड और कैथोड कहा जाता है। एनोड वह क्षेत्र होता है जहां धातु ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरती है, अर्थात यहां धातु इलेक्ट्रॉनों को खो देती है और जलीय घोल में चली जाती है। कैथोड वह क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है और यहां अपचयन प्रक्रिया होती है। समुद्री जहाजों के मामले में लोहे या इस्पात से बना जहाज का हिस्सा एनोड का काम करता है, जबकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कैथोड का काम करती है। जब एनोड पर धातु इलेक्ट्रॉनों को खो देती है तो ये इलेक्ट्रॉन धातु के माध्यम से कैथोड तक प्रवाहित होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण एनोड पर धनात्मक आयन बनते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। कैथोड पर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है। ये हाइड्रोक्साइड आयन एनोड से आए धनात्मक आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड जंग का निर्माण करते हैं। संक्षेप में, संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु इलेक्ट्रॉनों को खो देती है और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि धातु पूरी तरह से नष्ट न हो जाए या फिर एनोड और कैथोड के बीच इलेक्ट्रॉन प्रवाह रुक न जाए। गैल्वेनिक संक्षारण, जब धातुएं आपस में लड़ती हैं। गैल्वेनिक संक्षारण, जिसे असमान धातु संक्षारण भी कहा जाता है, एक प्रकार का संक्षारण है जो तब होता है जब दो अलग अलग धातुएं एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे समुद्री जल के संपर्क में आती हैं। प्रत्येक धातु में एक अलग इलेक्ट्रोड विभव होता है जो यह निर्धारित करता है कि वह इलेक्ट्रॉनों को कितनी आसानी से खो या प्राप्त कर सकती है। जब दो अलग अलग धातुएं एक इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आती हैं, तो उनके बीच एक गैल्वेनिक सेल बन जाता है, जिसमें उच्च इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु एनोड का काम करती है और कम इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु कैथोड का काम करती है। एनोड पर स्थित धातु कैथोड की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को अधिक आसानी से खो देती है, जिससे यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरती है और धीरे धीरे घुलने लगती है। गैल्वेनिक संक्षारण जहाजों के लिए एक गंभीर समस्या हो सकती है, खासकर जहां दो अलग अलग धातुएं एक साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कि बोल्ट, नट, वेल्ड आदि। उदाहरण के लिए, अगर स्टील के जहाज पर एल्यूमीनियम का प्रोपेलर लगाया जाता है, तो एल्यूमीनियम स्टील की तुलना में अधिक सक्रिय होने के कारण एनोड का काम करेगा और तेजी से संक्षारित होगा। गैल्वेनिक संक्षारण को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की धातुओं को एक साथ जोड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पिटिंग संक्षारण, छोटे छेद, बड़ी समस्याएं। Corrosion, or jing as we call it in Hindi, is like a silent enemy that slowly eats away at metal. Imagine leaving your bicycle out in the rain for too long. The shiny metal starts to rust, becoming weak and flaky. This is corrosion, a natural process where metal turns into a weaker material like rust by reacting with its surroundings. In the case of ships, this rust is often caused by salt water.
The salty ocean water is very harsh on metal, causing it to corrode much faster than it would in the open air. This corrosion can weaken the ship's structure, making it unsafe for sailing and leading to costly repairs. Understanding corrosion is the first step toward preventing it. In the following sections, we will explore the different ways in which we can protect our ships from this silent enemy. The sea, while beautiful and mesmerizing, is a harsh environment for ships. Imagine a metal giant constantly being splashed, dunked, and battered by salty water. The salt in the water is highly corrosive. It acts like tiny little hammers, constantly chipping away at the metal surface, causing it to weaken and rust. But salt is not the only culprit. The ocean is teeming with life, including tiny organisms called barnacles and mussels. These creatures love to attach themselves to the hulls of ships, forming a rough surface that traps even more moisture and speeds up the corrosion process. The constant motion of the waves, the changing temperatures, and the powerful UV rays from the sun all contribute to the wear and tear of a ship's metal components. This is why protecting ships from corrosion is not just important, it's crucial for their safety and longevity. Corrosion on ships doesn't always look the same. It can take many forms, each with its own unique way of attacking the metal. Understanding these different types of corrosion is key to choosing the right protection method. One common type is uniform corrosion, where the entire surface of the metal is attacked evenly. Think of it like a thin layer of rust forming all over an old iron gate. Then there's pitting corrosion, which is more localized and insidious. It creates small holes or pits in the metal, compromising its strength without any obvious signs on the surface. Another type is crevice corrosion, which occurs in gaps or crevices where seawater gets trapped, creating a highly corrosive environment. This is particularly common in areas like welded joints or under loose paint. Finally, galvanic corrosion happens when two different types of metals are in contact with each other in the presence of seawater, creating a small electrical current that accelerates corrosion. Each type of corrosion requires a specific approach to prevention, making it essential to identify the type of corrosion risk for different parts of the ship. Imagine a ship's hull as a knight going into battle. Just like a knight needs armor, the hull needs a protective layer to shield it from the corrosive seawater. This is where protective coatings come in. These coatings act as a barrier between the metal and the harsh marine environment. Think of them as a special kind of paint, carefully applied to the ship's surface. These coatings contain chemicals that prevent rust and corrosion from taking hold. There are different types of coatings, each suited for different parts of the ship and the specific conditions they face. Some coatings are designed for underwater surfaces, while others are used on decks and superstructures. The choice of coating depends on factors like the type of metal, the expected lifespan of the coating, and the environmental conditions. Section 5. A force field against corrosion. Cathodic protection. While protective coatings are like a ship's armor, cathodic protection is like having a force field around it. This ingenious method uses the principles of electrochemistry to fight corrosion. Remember how galvanic corrosion happens when two different metals create a small electrical current? Well, cathodic protection uses this same principle but reverses it to protect the ship. Here's how it works. Sacrificial anodes made of a more reactive metal like zinc or aluminum are attached to the hull. These anodes corrode instead of the ship's steel, sacrificing themselves to protect the main structure. It's like having a bodyguard that takes the hit for you. Cathodic protection is often used in conjunction with protective coatings. The coating provides the first line of defense, while the cathodic system acts as a backup, providing an extra layer of protection in areas where the coating may be damaged. Section 6. Designing for durability, material selection. Choosing the right materials for building a ship is like choosing the right ingredients for a recipe. Just like using fresh, high-quality ingredients results in a delicious meal, using durable, corrosion-resistant materials results in a longer-lasting ship. Shipbuilders carefully select materials that can withstand the harsh marine environment. For instance, using stainless steel, which contains chromium, can significantly increase a ship's resistance to corrosion. However, using specialized materials comes at a cost. Therefore, ship designers use a combination of material selection and other corrosion prevention techniques to find the right balance between cost and durability. Section 7. Keeping corrosion at bay. Regular maintenance.
Imagine you buy a brand new car. You wouldn't drive it for years without ever changing the oil or checking the tire pressure, would you? Just like a car, a ship needs regular maintenance to stay in top shape and prevent corrosion. Regular cleaning is crucial. Remember those barnacles and mussels we talked about? Cleaning the hull regularly removes these marine growths, preventing them from accelerating corrosion. This cleaning can be done in dry dock or by using specialized underwater cleaning equipment. Regularly inspecting and touching up the protective coatings is also important. Think of it like repainting your house. It keeps it looking good and prevents damage from the elements. Similarly, maintaining the cathodic protection system by replacing the sacrificial anodes ensures this crucial defense mechanism is always active. Section 8. The Watchful Eye, Inspections and Monitoring. Prevention is better than cure, and this is especially true for corrosion. Regular inspections are like a doctor's checkup for the ship, helping to identify potential problems before they become serious. Trained inspectors thoroughly examine the ship's structure, looking for any signs of corrosion, damage to coatings, or malfunctioning cathodic protection systems. They use specialized tools like ultrasonic thickness gauges to measure the thickness of the metal and detect any thinning due to corrosion. In addition to visual inspections, modern ships are equipped with sensors that constantly monitor the condition of the hull and other critical areas. These sensors can detect changes in metal thickness, paint condition, and even the effectiveness of the cathodic protection system, providing real-time data that helps prevent major corrosion problems. Section 9. The future of corrosion prevention. The fight against corrosion is a continuous one. As technology advances, so do the methods we use to protect our ships from this silent enemy. Researchers are constantly developing new and improved protective coatings that are more durable, environmentally friendly, and resistant to fouling by marine organisms. Nanotechnology is also playing a role, with scientists exploring the use of nanocoatings that are just a few atoms thick but offer exceptional corrosion resistance. In the future, we can expect to see more advanced monitoring systems that use artificial intelligence to analyze data from sensors and predict potential corrosion problems before they even occur. Self-healing coatings, which can repair themselves when damaged, are also being developed, offering the potential for even greater protection for our ships. The fight against corrosion is a collaborative effort that involves ship owners, designers, builders, crew members, and researchers, all working together to ensure that our ships remain safe, efficient, and seaworthy for years to come.